हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम आए हैं एक और नए टॉपिक के साथ। और हमारे टॉपिक का नाम है समास, जो कि आपके एस्टेट वगैरह के लिए और सभी हिंदी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे एस्टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे केवीएस हो, डीएसएसबी हो, एनवीएस हो, हर जगह पर ये एचपीएससी एचएससी हर जगह पर ये एक ऐसा कॉमन सा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। और एस्टेट वाले स्टूडेंट जो कॉमन पार्ट हिंदी आती है, कॉमन पार्ट में जो हिंदी आती है 15 नंबर की, उसके लिए भी आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। समाज तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पढ़ा रखा होगा, लेकिन आज हम उस तरीके से पढ़ेंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ मैम, ये का ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे एस्टेट में आया था। सेम उसी तरीके से हम पढ़ेंगे जिस तरीके से एस्टेट का पैटर्न है, एस्टेट में और अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि 9th 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों की बुक वाले और नॉर्मल से जो आपको एग्जाम्पल दे के पढ़ा दिया। नहीं, आज हम केवल इतना अच्छा कंटेंट आप के लिए लेकर आई हूँ, एकदम परीक्षा उपयोगी, और आप देखते ही खुश हो जाएंगे। समास, आज का हमारा टॉपिक है समास। अब हम समास का जो टॉपिक शुरू करेंगे, फर्स्ट केवल इस पेज को देखते ही कोई बच्चा ये ना समझे कि इस तरीके के तो एस्टेट में आते ही नहीं है। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा वीडियो का जो मकसद होता है, कई सारे एग्जाम्स को, कई सारी परीक्षाओं को कवर करना होता है। अभी एचपीएस से जो सब्जेक्टिव आएगा उसमें हमें लिखना है, सब्जेक्टिव व्याख्यात्मक रूप से लिखना है। ये नहीं कि आपकी तरह की थोड़ा सा और एग्जाम की तरह की ट्रिक बता दिया और चलो काम हो गया, 4 ऑप्शन आए और एक टिक मार दिया, सही हो गया। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हम एचपीएससी का जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसको ध्यान में रखकर भी और भी अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमें वीडियो बनानी पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे समास, और बहुत ही एक अच्छे डीप लेवल तक जाएंगे हम समास के, केवल ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं समास किसे कहते हैं। अब देखो, ये सब परिभाषा भी हमें इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि अभी अभी जो टीजीटी का जो पेपर हुआ था, स्क्रीनिंग पेपर हुआ था, उसमें एक भी डीप क्वेश्चन नहीं था। केवल ऊपर ऊपर सभी की परिभाषा दे रखी थी। जो 40-50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन था, उसमें सभी में ऐसे ही पूछ रखा था समास किसे कहते हैं। मतलब ये सीधी परिभाषा दे दी और पूछा ये किसकी परिभाषा है। तो हर तरीके का, क्योंकि जब आप एस्टेट क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या देना है, आपको स्क्रीनिंग एग्जाम भी देना है। तो हर तरीके से हर एग्जाम के लिए मैंने कहा, और अपने वीडियो में भी मैं यही कहती हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पूरी डिटेल से पढ़िएगा, ताकि वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, सभी परीक्षाओं में आपके काम आ सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं समास। देख लेते समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे शब्द पद, उसे समस्त पद कहते हैं, और इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहा? दो या दो से अधिक शब्द। यहाँ पर आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक शब्द कहे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है वो समास बनता है, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हमारी संधि बनती है। इस बात को आपको नोट करके रखना है। वर्णों का मेल होगा तो संधि बनेगी, शब्दों का मेल होगा तो आपका समास बनेगा। और जब शब्दों के मेल से समास बना, जैसे मैंने लिखा राजकुमार, क्या लिखा? राजकुमार, तो ये हमारा एक शब्द है और इसमें दो शब्द हैं। वैसे एक पूरा शब्द है, अगर समास के दृष्टिकोण से इसे कहेंगे तो ये कहलाएगा समस्त पद। इसे क्या कहेंगे? समस्त पद। और जब हम इसे अलग अलग कर देंगे, मैं फिर से आपको बताती हूँ, यहाँ पर राजकुमार एक शब्द है हमारे पास। अब हम समास पढ़ रहे हैं तो इसे एक शब्द नहीं बोलेंगे, इस सारे को हम क्या बोलेंगे? समस्त पद बोलेंगे। इस सारे को क्या कहेंगे? समस्त पद। और अभी हमने परिभाषा बताई कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से ये एक नया शब्द बना है राजकुमार। और इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है राज और दूसरा है कुमार। ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं और इन दोनों को जोड़ने से ही क्या बना है? हमारा समास बना है। तो जब ये इस समस्त पद के अंदर
हमारे दो पद होते हैं और जो पहला पद होता है इसे हम पूर्व पद कहते हैं और इसे हम उत्तर पद कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि आगे जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो परिभाषा में ये देंगे कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं या तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो उसमें आपको मिलेगा कि वह समस्त पद जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। तो सबसे पहले बच्चों आपको यही पता होना चाहिए कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। अब हम विद्यालय लेते हैं। विद्या प्लस आलय ये दो शब्दों से मिलकर बना है विद्या आलय। विद्यालय जो विद्यालय है इसमें भी दो शब्द हैं विद्या और आलय। जब इनको दोनों को जोड़ा हमने तो क्या बना? समास। तो एक तरीके से ये भी एक और यहीं पर बात बता देती हूँ, समास। अब समास का जब इकट्ठा कर देते हैं शब्दों को तो समास कहलाता है। तो समास का मतलब हुआ संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। और जब हम विग्रह करते हैं, जब इसका समास का विग्रह करते हैं तो शब्द हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें विभक्ति चिन्ह भी लग जाती है तो वो विग्रह कहलाता है। और मतलब उसका हम संक्षिप्त नहीं करते हैं, विग्रह करते हैं, खोलकर बताते हैं। लेकिन समास जो शब्द होता है, समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो समास की परिभाषा हम देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। या कह सकते हैं परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। एक उदाहरण है यहाँ पर विद्यालय, विद्या का आलय, चंद्रमुख, चंद्र सामुख। यहाँ पर दोनों विभक्तियों का लोप करके हमने ये शब्द बना दिया, यानी कि शब्दों को हमने संक्षिप्त कर दिया। तो क्या बन गया? हमारा समास बन गया। और अब बारी बारी से हम देखते जाएंगे समास के भेद। अब क्या मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। ये पूर्व पद और उत्तर पद शायद आपको समझ में आ गया होगा। समास में तीन बातों का खेल है। एक तो आपको पता होना चाहिए समस्त पद, और समस्त पद को किस किस से बनता है? ये समस्त पद पूर्व प्लस उत्तर पद, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। समस्त पद का जो पहला पद होगा वो पूर्व पद कहलाएगा और जो दूसरा पद होगा वो उत्तर पद कहलाएगा। अब जैसे हम विद्यालय शब्द लेते हैं, विद्यालय शब्द ले लेते हैं तो विद्यालय में विद्यालय, तो विद्यालय में क्या है? विद्यालय में क्या है? विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय में विद्या पूर्व पद है और आलय क्या है? आपका उत्तर पद है। और विद्यालय क्या है? पूरा समस्त पद है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। समास के भेद पढ़ लेते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के मुख्य रूप से तो चार भेद ही हैं। अब देखो, एक बार पीजीटी एस्टेट का पेपर था और उसमें ऐसे पूछ लिया। अगर आप डिटेल नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं बता रही हूँ आपको, समास के मुख्य रूप से तो चार भेद है। या आपसे पूछे कि समास के कुल कितने भेद हैं तो फिर आप 6 बता सकते हो। अगर ऑप्शन में 6 नहीं है, 4 है, तो 4 भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, या फिर आपको वो खोल कर देगा क्यों सही है 4 की मैम सभी ने तो हमें 6 बताए हैं। तो मैं बताती हूँ हमारे जो समास होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। अब दोनों ये जो हमारा कर्मधारय समास और जो द्विगु समास बच गया, ये सब हम तत्पुरुष समास का ही उपभेद मान लेते हैं। ये दोनों जो है तत्पुरुष समास के अंदर ही आ जाते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर ही आ जाते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु समास। ये दोनों किसके उपभेद माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो, आपके लिए आसान हो गया। अब आपको पूर्व पद और उत्तर पद रखने में, याद रखने में बिल्कुल आसानी रहेगी। द्वंद्व समास में तो आपको पूर्व पद और उत्तर पद का कोई ध्यान रखना ही नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान न होकर कौन सा प्रधान होता है? कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। और अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो इन तीनों के लिए परिभाषा मैंने आपको बताई, आपके लिए बिल्कुल ही आसान रहेगी परिभाषा याद करनी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं,
या आपकी इसकी परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। और फिर बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे हम, बहुब्रीहि समास। जैसे बहुब्रीहि का हम एक उदाहरण ले लेते हैं, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात देखो नील और कंठ, नीला कंठ दोनों के जो मतलब है, दोनों पदों का यही रह गया अर्थ। और हमने क्या कहा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जो कंठ, जो का मतलब कहते हैं कि हम यहाँ बात नहीं कर रहे, हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। नीला है जो कंठ, यहीं पर मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, बहुब्रीहि समास। तो हमारे पास बचन समझाने के लिए तो फिर बाद में कुछ यहीं पर मैं समझा रही हूँ, बचेगा ही नहीं। नीलकंठ यहीं समझ लेते हैं हम, नीलकंठ। तो नीलकंठ में क्या होगा, नीला है जो कंठ, तो इसके नीला है जो कंठ कहेंगे तो हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, भगवान शिव, तो किसकी तरफ इशारा गया, एक तीसरे ही पद की तरफ इशारा गया। तो ये एग्जाम्पल था आपका बहुब्रीहि समास का। और बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास कब बन जाता है, ये मैं तब पढ़ाऊंगी जब आपको कर्मधारय समास बताऊंगी। अभी आपको एक ही समास की मैं परिभाषा बता रही हूँ, बहुब्रीहि समास, और ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको आगे दिखाते रहूंगी। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। और जब विग्रह करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात, अर्थात का मतलब हम किसी और की बात कर रहे हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं, तो कौन आ गया, ये हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। मैं आपको परिभाषा के दृष्टिकोण से बता रही हूँ, आगे समझाऊंगी। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, अव्ययभाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद ही अव्यय होता है, तो ये परिभाषा याद रखेंगे। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ये मैंने आपको परिभाषा बता दी है। अब मैं आपको कहती समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और जो कर्मधारय और जो द्विगु समास बच गया, वो दोनों तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं। कर्मधारय या और द्विगु, ये दोनों हमारे तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और तत्पुरुष के अंदर क्यों आते हैं, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं। अब कई बच्चों को ट्रिक पसंद आती है, तो ये तो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताए थे कि आपसे समास के 3 भेद पूछे या 4 भेद पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समास का इस तरीके से जो जैसे भी आपसे पेपर में पूछा है उसी तरीके से आपको उसका आंसर देना है। अब देख लेते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना या संक्षेपण करना, मैंने आपको बता दिया। और परिभाषा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं तो हम उसे समास कहते हैं। ट्रिक देखनी है जिस बच्चे को, तो वो ट्रिक भी देख सकता है। तो ये आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अब के तो दे दे, अब के तो दे दे, क्या भाई, एचटेट। अब के तो भगवान सर्टिफिकेट दे दे एस्टेट की। ऐसे आप याद रख सकते हैं समास की इस ट्रिक को, जिसको समास के नाम याद नहीं रहते हैं। अब के तो दे दे, अब के से मतलब है, देख लेते हैं। अब का मतलब ऐसे अव्ययभाव समास, बै से बहुब्रीहि समास, और के से कर्मधारय, तो तय से तत्पुरुष, दे, एक दे से द्वंद्व और एक दे से द्विगु। तो ये है आपकी ट्रिक, आप इससे भी याद रख सकते हैं। और ये एक और ट्रिक है आपके पास, अव्यय प्रथम पद अव्यय को एक ही शब्द आए बार बार। देखो इसमें सारी बातें बता दी इसने, अव्यय प्रथम पद अव्यय हो। मैंने आपको पहले भी बताया अव्यय भाव समास की क्या परिभाषा है, कि जिसमें पहला पद अव्यय मिलेगा। और अव्यय क्या होता है, जो इसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं लिखूं धीरे धीरे, अब ये मैंने लिखा धीरे धीरे, भाई बदलो इसका लिंग, बदलो इसका वचन, बदलो, ये बदलेगा ही नहीं। तो ये शब्द क्या कहलाएगा, हमारा अव्ययभाव, अव्यय शब्द कहलाएगा। और उसके बाद क्या कहलाएगा, एक और आपको बताती हूँ, अचानक।
अचानक एक शब्द ले लेती हूँ। जैसे बच्चों को पता नहीं रहता है कि अव्यय शब्द कौन से होते हैं। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब अचानक है, बदलो इसका बहुवचन, देखो नहीं बदला जाएगा। लिंग, लिंग भी नहीं बदला जाएगा। अब मैं एक अक्षर लिखती हूँ आपके पास किताब, तो किताब का हम क्या बना सकते हैं? किताबें, बहुवचन हो गया ना, मतलब इसमें परिवर्तन हो गया। तो ये शब्द जो है अव्यय नहीं है, लेकिन ये जो शब्द है ये अव्यय है। आपको अच्छे से याद रखना है इस बात को। तो अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा, और वो समस्त पद को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। या उसमें एक ही शब्द बार बार आएगा। कैसे आएगा? रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, ऐसे आएगा। ठीक है। द्विगु में प्रथम पद संख्या का, इत द्वंद में छिपा और मझधार। ठीक है, इत द्वंद में छिपा और मझधार, ये मैं आपको प्रथम पद संख्यावाचक होगा। कर्मधारय विशेषण हो, तत्पुरुष में विभक्ति का वाद, कर्मधारय में क्या होगा? विशेषण होगा। तत्पुरुष में क्या होगा? विभक्ति चिन्ह मिलेगा आपको। और बहुब्रीहि अर्थ कहीं अन्य लगे, विष्णु से सीखो छऊ समास, मतलब इसमें कोई अन्य ही अर्थ मिलेगा। तो ये भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, अगर आप याद रखना चाहो तो। अब मैं तो ट्रिक पे थोड़ा सा कम ही वो रखती हूँ, आप इन चीज़ों को तो समझो। ग्रामर के लिए आप कोई ट्रिक मत बनाइएगा। अब देख लेते हैं अव्ययभाव समास। तो ये एक एक शब्द दे रखे हैं, सारे सारे समास यहीं पर दे दिए, वो ट्रिक को ही बताया है उसने। अव्ययभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व, ये 6 हो गए। और मैंने आपको बताया था कर्मधारय और द्विगु समास किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आज इस वीडियो को बहुत ही अच्छे और पूरी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इसे पढ़ेंगे। ये देखो, देखो अब एक चीज तो आपको मिलेगी ना कहीं ना कहीं। अब अव्ययभाव समास है, क्या पढ़ रहे हैं हम? अव्ययभाव समास। अभी मैं एक उस पे देख रही थी, वीडियो भी मैंने देखी थी कि साइंस का टीचर भी आपको एक समास पढ़ा रहा था, और इस तरीके से वो लिखा हुआ था ब्लैक बोर्ड पे। बिल्कुल आसान आसान एग्जाम्पल थे जो आपके 5वीं 6ठी क्लास में आते हैं। तो उस तरीके से आप कहेंगे कि हमें समास तो आता है, आसान है जी समास तो, लेकिन समास जब एस्टेट में आएंगे ना, एस्टेट वाले समास आपके पसीने छुड़ा देंगे। ठीक है, ऐसे आते हैं एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी में समास आपके पसीने छुटाने वाले, क्योंकि आप ही बहुत ही लो क्वालिटी वाला जो आपके पास ये एग्जाम्पल होते हैं, आप उस तरीके से पढ़ते हैं। ये तो एक चौथी 5वीं 6ठी के बच्चे को भी पता है कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। विद्या प्लस आल्य आपको एग्जाम्पल भी दे देगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल बड़े अच्छे अच्छे लेने हैं। तो हमें तो एस्टेट वाले या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं वाले प्रश्नों को हल करना है, उस तरीके के हमें समास सीखने हैं। अब आप एक अक्षर को देखते ही बताएंगे मुझे कि मैम ये कौन सा समास है। मुझसे समास पढ़ने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। अब हम सबसे पहला समास पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? नंबर 1। और क्या पढ़ेंगे? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा कैसे लिखोगे? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम एक और डाउट है हमारे मन में, तो किसी में तो पूर्व पद प्रधान है और किस में उत्तर पद प्रधान है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं बता देती हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही बताने के लिए मैं यहाँ लेकर आई थी। आपको आज समास पढ़ाने का मेरा मन किया, मैंने किसी को पढ़ाते हुए देखा तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस पे वीडियो बनाती हूँ और डाल देती हूँ। तो अभी बताती हूँ आपको कौन सा पद प्रधान है। ये मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ, मैं किसी बुक से नहीं बता रही हूँ, और उसके लिए वो सिर्फ आपको याद रखने के लिए याद रखना है। अव्ययभाव समास, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, वह प्रथम अव्यय या उपसर्ग के रूप में होता है। मतलब इसमें क्या होगा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास याद रखना है, पहले ही नंबर पर हम पढ़ रहे हैं अव्ययभाव समास, तो पहला ही पद कौन सा होता है? पूर्व पद होता है, और पूर्व पद ही क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्व पद होगा वो कोई उपसर्ग होगा। क्या होगा? कोई उपसर्ग होगा, या फिर अव्यय होगा,
ये याद रखना, या तो पहला पद उपसर्ग होगा या पहला पद अव्यय होगा। और पहले नंबर पर अव्ययभाव समास पढ़ रहे हैं तो परिभाषा लिखोगे, इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। याद रहेगी ये बातें? या फिर आप एक एक का एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लो और फिर उसका विग्रह करके देख लिया करो, आपको याद रहेगा कि इसमें कौन सा पद प्रधान है। तो इसमें मैं बता रही हूँ आपको, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। संरचना की दृष्टि से इसके 3 वर्ग मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया, या तो पहला पद अव्यय मिलेगा या कोई उपसर्ग मिलेगा, इधर भी कोई अन्य उपसर्ग मिलेगा, इधर कोई शब्द मिलेगा या इधर अव्यय मिलेगा, या फिर शब्दों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। अब मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, प्रतिदिन बताती हूँ। प्रतिदिन एक शब्द आ गया आपके पास। अब बोलो भाई, इस ये क्या है? हमारा समस्त पद है। इसका पूर्व पद कौन सा है? प्रति। और उत्तर पद कौन सा है? दिन। मैं यहाँ लिखती हूँ इसको। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इस पहले वाले का आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को लिखने के लिए, समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ प्रतिदिन। अब आप इसका सबसे पहले तो विग्रह करना आपको आना चाहिए। ये पूरा पद क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। और इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? दिन दिन के प्रति। देखो, दिन दिन के प्रति। अब मैं आपको ये प्रधान वाली ट्रिक बताती हूँ कि मैम हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रधान कैसे हैं। भाई, जो प्रधान रहता है ना, वो बैठा रहता है, ठीक है। और एक प्रधान है, एक प्रधान आदमी है और 2 और बैठे हैं यहाँ पर छोटे छोटे। अब इससे कोई बड़ा आदमी आया तो ये दोनों तो उठ जाएंगे, लेकिन ये जो प्रधान है ये बैठा रहेगा। प्रधान हमेशा बैठा रहेगा। अब बैठा कैसे रहेगा? ये मेरी अपनी ट्रिक है, मैं बताती हूँ आपको। बैठा कैसे रहेगा? प्रतिदिन है, इसका विग्रह कीजिए आप। दिन दिन के प्रति, पहले आपने किसको उठाया? इस पद को उठाया, इस पद को उठाया। बैठा कौन सा रहा? पूर्व पद। तो इसमें क्या हुआ? पूर्व पद प्रधान। मतलब हमारी जबान ने पहले कौन से शब्द को उठाया? दिन को उठाया। कौन से शब्द को उठाया? दिन को उठाया। तो दिन क्या हुआ? दिन क्या हुआ? छोटा हुआ, क्योंकि हम पहले छोटे को उठा लेते हैं और बड़ा हमेशा बैठा रह जाता है। दो आदमी बैठे हैं और हम भी आगे तीसरे, एक बड़ा बैठा और एक हमसे छोटा बैठा है। अब हम खड़े हैं और चेयर तीसरी है नहीं, कहेंगे भाई ओए उठ जा, चेयर दे भाई, तो इससे हम चेयर मांग लेंगे, लेकिन प्रधान बैठा रहेगा। ऐसे आपको याद रखना है। मैंने सारी ट्रिक आपको बता दी हैं। फिर से देख लेते हैं। मैं आपको पूर्व पद और उत्तर पद बता रही थी कि पूर्व पद प्रधान, इसको कैसे याद रखें? पूर्व पद प्रधान कहेगा तो भाई पहला पद बैठा रहेगा, और जब हम विग्रह करेंगे तो हमारी जबान से पहले इसको उठाएंगे हम, ठीक है। और अगर उत्तर पद प्रधान होगा तो ये पद बैठा रहेगा और विग्रह करते वक्त हमारे मुंह से पहले ये निकलेगा। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। क्या लिख रहा मैंने? प्रतिदिन। करिए इसका विग्रह। तो क्या करेंगे? दिन दिन के प्रति, पहले किसको उठाया? उत्तर को। तो प्रधान कौन सा रहा? पूर्व पद। और परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा यही कह रही है, देखो ये लिखा हुआ है कि पूर्व पद प्रधान हो। मैंने हर तरीके से आपको बता दिया है। तो और वैसे देखें हम, तो ये तो मैंने बताया आपको इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग कि पूर्व पद क्या है? प्रधान है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या कह रहा है? अव्यय या उपसर्ग। तो पहला शब्द प्रति। प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। तो ये इसकी हो गई, ठीक है। अब ये आपका प्रति क्या है? हमारा उपसर्ग है। देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। और बताती हूँ सपरिवार। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, इसी के ले लेते हैं, यहाँ से मेरे पास हैं सपरिवार। सपरिवार में ये क्या है? सपरिवार ले लेते हैं। सपरिवार, सपरिवार। अब देखियो, देख लेते हैं इसमें अव्ययभाव समास देखते हैं। परिवार, परिवार, इसका विग्रह कीजिए सबसे पहले। तो आप बोलोगे परिवार सहित। इसमें 2 पद हैं, एक ये पूर्व पद है और एक ये कौन सा पद है? उत्तर पद है। ये कौन सा पद है? उत्तर पद है। तो इसका विग्रह किया तब हमने किसको उठाया? परिवार सहित, यानी कि उत्तर पद को उठाया। तो प्रधान कौन सा हुआ? पूर्व पद। आपके पेपर में आएगा, अब एक बात और बताती हूँ आपको, आपके पेपर में एक शब्द आया कि इस शब्द में आप समास बताइए कौन सा है।
देखो, और एक टफ सा ले लेते हैं हम थोड़ा सा, सार्थक। सार्थक एक शब्द ले लिया मैंने, सार्थक। सार्थक, तो इसका आप कीजिए, विग्रह कीजिए। सार्थक मतलब जिसमें अर्थ भी है। सार्थक वही होता है जिसमें अर्थ भी होता है। सार्थक होता है अर्थ से युक्त, अर्थ से युक्त, अर्थ से युक्त। ठीक है, अब देखो, सा सा और अर्थक, अर्थ अर्थ यहाँ आ रहा है तो हमने किसको उठाया, देखो विग्रह किया जब अर्थ से युक्त, पीछे वाले को उठाया। ठीक, तो ये हुआ अर्थ से युक्त। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। स पत्नी, पत्नी के साथ, तो स क्या है, उपसर्ग मिलेगा। निरादर, आदर रहित, निर, निरादर में कौन सा उपसर्ग आ गया, निर। निर, निर क्या है, उपसर्ग है हमारा, तो वो क्या हो गया, निरादर, आदर रहित, जिसमें मतलब आदर नहीं है। नी अन, नी अन का, निरन का मतलब होता है अनरहित। ठीक है, तो और देख लेते हैं, ये शायद अविभाव समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषा की दृष्टि से मैंने बता दिया, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व प्रधान मैंने आपको बताया कि जब आपके सामने पेपर में मान लो यही शब्द आ गया प्रतिदिन, आप तुरंत मन में 1 सेकंड में विग्रह कीजिए कि क्या होगा इसका, तो दिन दिन के प्रति, भाई मैम ने कहा था दिन दिन के प्रति, तो भाई इसका विग्रह कर रहे हैं इस हिसाब से। देखो तो कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है। और पूर्व पद प्रधान मैडम ने किस में बताया था, अव्ययभाव समास में बताया था। एक तो आप इस ऐसे इसका तुरंत उत्तर ढूंढ लोगे, उसके बाद आप देखोगे पेपर में आ गया प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो आप देखोगे यार शुरू में ही उपसर्ग दिखाई दे रहा है, तो कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके लिए ले रखे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, मैं पूरी वीडियो में आपको दिखा दूंगी। आकंठ, अब देखना, इसको विग्रह कीजिए, कंठ तक, आ क्या है इसमें, आ क्या है, उपसर्ग है। आजीवन, आजीवन में आ क्या है, उपसर्ग, यानी कि जीवन पर्यंत। अब जब विग्रह कर रहे हैं तो किसको उठा रहे हैं, दूसरे पद को पहले उठा रहे हैं। प्रधान कौन सा हुआ, पूर्व पद। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अति, अति क्या है, हमारा उपसर्ग है। अति वृष्टि, अत्यंत वृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश जब होती है। अति हिम, अत्यंत हिम मतलब बहुत ज्यादा जब बर्फ पड़ती है, अति हिम। तो अति, अति, यथा, या याव, याव जीवन, ये देख लीजिए, जीवन पर्यंत। याव जीवन का क्या अर्थ होता है, ये आपकी संधि में भी बहुत आता है। ये किस में आता है, संधि में भी। स्टेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। याव जीवन, जीवन पर्यंत, क्या होगा इसका, जीवन पर्यंत। अब देखो इसमें वी उपसर्ग है, इसमें भी वी उपसर्ग है, वी, यहाँ पर अनु, यहाँ अनु, यहाँ वी। ठीक है, यथा, अति, अति, तो ये सारे क्या हैं, हमारे अव्ययभाव समास के उदाहरण है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार आप पढ़ लेना, और नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और आता है हमारे पास, इसमें एक और बात आई थी जब हम यहाँ पर ये पढ़ रहे थे, ये देखना कि मैम आपने ये बात नहीं बताई। एक होता है, ये कौन सा होता है, पुनरावर्ती मूलक। कौन सा होता है, एक तो मैंने ये बताया कि पहले उपसर्ग मिलेगा या अव्यय मिलेगा, या पहले कोई शब्द मिल सकता है बाद में अव्यय मिल सकता है। ठीक है, और एक क्या मिलेगा, अक्षरों की पुनरावृत्ति मिलेगी। जैसे मैं लिखूं हाथों हाथ, हाथों, इसको और समझा देती हूँ मैं, पुनरावृत्ति क्या होती है, हाथों हाथ, हाथों हाथ, यानी कि इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा, हाथ ही हाथ में, बातों बात, बात ही बात में, कानों कान, कान ही कान में बात कह दी। तो दोनों शब्द कैसे आ रहे हैं, एक ही जैसे आ रहे हैं, एक ही शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो कौन सा समास होगा आपके पास, अव्ययभाव समास। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप जूम करके अपने नोट्स बना लेना। फिर ये पुनरावृत्ति मूलक, जैसे नगर नगर, डगर डगर, द्वार द्वार, तो ये किसके उदाहरण है, सारे किसके हैं, अव्ययभाव समास के। ठीक है, धीरे धीरे, लाल लाल, गोरा गोरा, गोटम गोट, लूट टम लूट, दौड़ दौड़ा दौड़ी, द्वारे द्वारे, थाने थाने, कानो कान, रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, भागा भागी, बरसों बरस, सालों साल, कोई न कोई, किसी न किसी, किसी न किसी,
ना मतलब उसको पता है, आप कहेगी भाई किसी को ज़रूरत है तो कहेगा किसी न तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो निश्चित है कि उसे ऐसा है कि किसी न किसी को, निश्चित किसी, कोई न कोई, निश्चित कोई, पानी ही पानी, बहुत पानी, कभी न कभी, निश्चित कभी। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल थे? ये हमारे किसके थे सारे? अव्ययभाव समास के। तन मन धन इस तरीके से भी आ सकते हैं आपके पास, धन ही धन, ठीक है, तन मन धन कह दे तो ये भी घर ही घर। कहा ना एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। मैंने बता दी या तो पहले आपको उपसर्ग मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा तो पहला शब्द या तो अव्यय मिलेगा, या पहले कोई शब्द मिलेगा बाद में अव्यय मिलेगा, या फिर क्या होगी, अक्षरों की, शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, पुनरावृत्ति होगी। तो ये आई होप आप अच्छे से अव्ययभाव समास आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी ग्राम कहानी आती है तत्पुरुष समास की, जो कि बहुत ही आसान है, ये ज़्यादा इतना टफ नहीं पड़ता। अव्ययभाव समास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। ये तीनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। तत्पुरुष समास, इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है। देखना अब मैंने क्या, इसलिए मैंने अलग करके बताया था कि समास के 4 भेद बताए थे मैंने। एक मान लो तत्पुरुष हो गया, दूसरा हम मान लेते हैं हमारा अव्ययभाव समास हो गया। तो अव्ययभाव समास में तो क्या था भाई, पूर्व पद प्रधान था। और इसमें कौन सा पद प्रधान, उसमें पहला, पूर्व को हम पहला पद भी कह सकते हैं, तो उसमें पहला पद प्रधान था। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान मिलेगा। और इसी के अंदर मैं आपको बताऊं, द्विगु समास, द्विगु और कर्मधारय, क्योंकि इनमें भी, इन्हें क्यों इसी का भेद कहते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन तीनों में दूसरा ही पद प्रधान मिलेगा। इसे पदों की प्रधानता के कारण जो तत्पुरुष समास के ही क्या हो जाते हैं, ये दोनों भेद हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास। इन दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त रहता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में लुप्त कारक चिन्ह को परख कर अलग किया जाता है। देखो अब इसके याद करना, अब तत्पुरुष समास के कई सारे इसने भेद कर रखे हैं। ठीक है, कारक भेद की दृष्टिकोण से इसको अलग अलग किया गया है। कहा ना इसमें क्या मिलता है, विभक्ति चिन्ह मिलेगा आपको। इन दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त रहता है। मतलब इसमें अगर आपको कोई समास दिया तो उसमें आपको कारक चिन्ह मिलेगा और वो लुप्त रहेगा। जैसे मैंने लिखा रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, तो क्या इसको विग्रह करो, रसोई के लिए घर, के लिए क्या आ गया, हमारा कारक चिन्ह आ गया। कारक तो आपको पता होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध काके की, ये क्या होते हैं, हमारे सारे कारक हैं। यहाँ देख लेते हैं कारक भेद। जितने कारक हैं हमारे, कारक कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8। तो पहले कर्ता को छोड़ दो और संबोधन को छोड़ दो, तो बीच में कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ही किसके भेद हैं, कर्ता तत्पुरुष समास के। ये 6 ही किसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के। तो आपको अगर 8 कारक पता है तो तत्पुरुष समास के ये जो भेद हैं, आपको कारक भेद के दृष्टिकोण से जो इसके 6 भेद बताए गए हैं, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। पहले कारक को छोड़ दो, ये तत्पुरुष का भेद नहीं है, और इस लास्ट वाले को छोड़ दो, ये जो बच गए 6, ये तत्पुरुष समास के क्या हैं, उपभेद हैं। ठीक है, आप देखते हैं कर्म तत्पुरुष, ये बाद में देखते हैं, मैं एक ही जगह पर आपको सारा बताऊंगी और सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये तत्पुरुष का इतना तो समझ में आ गया होगा। तत्पुरुष को मतलब ये भेद नहीं है, इसके भेद एक तरीके से आपसे, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इनका भेद करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे रसोई घर में कौन सा समास है, उसमें तत्पुरुष दे दे आपके, या तत्पुरुष न दे के क्या दे दे, संप्रदान तत्पुरुष दे दे, तो आपको आंसर देना होगा संप्रदान तत्पुरुष। विग्रह करके आप देख लेंगे कि कौन सी विभक्ति निकल रही है, वही भेद हो जाएगा तत्पुरुष का। अगर मैं कहूँ जैसे ये राजकुमार, राजा का कुमार, का आ गया तो क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष हो गया इसमें, राजा का कुमार। और तत्पुरुष का और भी एक आधा उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको। जैसे रस, प्रेम सिक्त,
प्रेम सिक्त है तो प्रेम से सिक्त, रोगग्रस्त। एक देखिए रोगग्रस्त, पेपर में भी कई बार आता है ये, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त। तो से किसकी विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। इस तरीके से आपको देना। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ आगे चल के। देखो कर्ता तो आएगा ही नहीं। दूसरा कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। इसमें आपको सभी में क्या मिलेगी, को विभक्ति चिन्ह मिलेगी। दुख प्राप्त, जैसे दुख को प्राप्त, शोकापन शोक को आपन या शोक को प्राप्त, ग्रामागत ग्राम को आगत, कमोन्मुख कर्म से उन्मुख, कर्म के उन्मुख। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आप देखते जाइएगा। मक्खी मार, ये भी पूछ लेते हैं, मक्खियों को मारने वाला, को विभक्ति चिन्ह किस में आता है, किस में आता है, कर्म को। तो क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। जेब कट, जेब को काटने वाला, कान फोड़, कान को फोड़ने वाला। तो आपको याद रखना है कि अगर विग्रह करने पर को विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो आपका हो गया तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको कारक याद है तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब होता है करण, मैंने कहा 8 कारक हैं, कर्ता को छोड़ दो, उसके बाद पहला कौन सा है, कर्म। तो हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा हो गया करण तत्पुरुष, और करण में आता है से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह। अब इसमें आपको जब शब्दों का विग्रह करेंगे, समस्त पद का विग्रह करेंगे, तो या तो से मिलेगा विभक्ति चिन्ह या के द्वारा। देखना, हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। और रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से विभक्ति चिन्ह आ गया तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से किसका है, करण का है, तो हो गया करण तत्पुरुष समास। एक बार सभी पर आप नजर डाल लें, ये हैं इसके उदाहरण सारे। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, कर्म हो गया, करण हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से। अब आ गया संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा आ गया, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह मिलेगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, बिजली घर, बिजली के लिए घर, मदिरा ले, मदिरा के लिए घर, तो के लिए आएगा इसमें विभक्ति चिन्ह। तो ये सारे औषधालय, औषध के लिए आलय, नारी निकेतन, नारियों के लिए निकेतन, शांति कुंज, शांति के लिए कुंज। ठीक है, विवाह मंडप, विवाह के लिए मंडप, व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। ये अच्छे अच्छे, मैं ईदगाह, ईद के लिए गाह। देखो ये पेपर में आ सकता है, ईदगाह, ईद के लिए गाह। ठीक है, शिकार गाह, शिकार के लिए गाह, समारोह स्थल, समारोह के लिए स्थल। तो ये क्या है, सारे के लिए आ गया। तो तत्पुरुष, और भेद कौन सा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, विभक्ति चिन्ह संप्रदान में आता है के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया ये। तो अब आगे और उदाहरण देख लेते हैं। एक आता है संप्रदान के लिए, अब आ जाएगा अपादान से अलग होने के अर्थ में। मतलब अपादान कारक पढ़ा आपने, कोई भी चीज एक दूसरे से अलग होना या पास होना, वो क्या कहलाता है, आपका अपादान तत्पुरुष कहलाता है। तनाव मुक्त, भाई तनाव से मुक्त, मतलब तनाव से बंधा हुआ था, अब उसे छुटकारा मिल गया, अलग हो गया तनाव से। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त हो गया, भय, भय से मुक्त। ठीक है, कर्म विरत। अब ये एग्जाम्पल आप देख ले, एग्जाम में आने लायक ये हैं आपके पास। मातृ विमुख, मात्र से विमुख, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, मतलब अलग हो रहा है, विमुख का मतलब अलग हो रहा है। युद्ध विरत, युद्ध से विराम मिल गया, वो भी युद्ध से हट गया। कर्म विरत, कर्म से विरुद्ध, विरत का मतलब हटना। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, आपका संप्रदान, नहीं अपादान से अलग। किसके थे, अपादान से अलग। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। अब आता है अधिकरण में पर। अधिकरण, ये हम तत्पुरुष के भेद ही पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष के 6 उपभेद हैं और वो 6 कारक के विभक्ति चिन्ह के आधार पर किए गए हैं।
अब देखते हैं अधिकरण में पर में क्या होता है। इसमें अगर आप किसी भी समस्त पद का विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, विभक्ति चिन्ह में या पर। वन विहार, वन में विहार। विदेश भ्रमण, विदेश में भ्रमण। युद्ध रथ, युद्ध में रथ। तो और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख लीजिएगा सारे। ये किसके हैं, संपर्क, इसके अधिकरण में पर। अब आता है हमारे पास संबंध। अधिकरण में पर फिर आता है संबंध, जो कि लास्ट है, लास्ट ही है ये। संबंध में क्या मिलेगा, का के की, का के की। विभक्ति चिन्ह कौन सी मिलेगी, का के की। जैसे वातायन, वात का अयन। गति सीमा, गति की सीमा, गति की सीमा। युवावस्था, युवाओं की अवस्था। नीति शास्त्र, नीतियों का शास्त्र। वातायन, वात का अयन, वात होता है वायु, अयन घर। रात्रि काल, रात्रि का काल। सायकाल, साय का काल। पूर्वाहन, ये पेपर में आ सकता है, अहन का पूर्व भाग, अहन का पूर्व भाग। अपराहन, ये काल सूचक हैं। ये सारे किस में आते हैं, संबंध में आते हैं। लेकिन आपको इनका क्या आना चाहिए, ये आपको विग्रह करना आना चाहिए। अपराहन होता है दोपहर के बाद का। अहन का अपर मतलब दोपहर के बाद वाला। पूर्वाहन समय होता है दोपहर से पहले वाला। तो ये आपको इसमें क्या विभक्ति चिन्ह मिलेगा, का के की। ठीक है, तो ये तत्पुरुष हो गया हो हमारा, और अव्ययभाव समास हो गया। तत्पुरुष समास हो गया और अव्ययभाव समास हो गया। एक पेपर में आता है, कई बार पूछ लेते हैं ये कि नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष के तीन भेद और दे रखे, एक नए तत्पुरुष, एक अलूप तत्पुरुष, और एक और होता है, कौन सा है, नए तत्पुरुष, एक अलूप नए तत्पुरुष, और एक, ये तो वही आ गए सारे दोबारा से। नए तत्पुरुष देख लेना। नए में होता है कि मतलब जिसमें ए लगा हुआ होगा, और उसका अर्थ क्या होगा। इस समास की सरल पहचान यह है कि इसके आरंभ का पद कोई नकार सूचक उपसर्ग होता है। नकार मतलब ना करवा रहा होता है, वो वहां पर नहीं होता है उसका अर्थ। इसका विग्रह करते समय नकार सूचक उपसर्ग का अर्थ न अथवा जो नहीं है। नकार सूचक उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, या तो ए मिलेगा, या अन मिलेगा, या ये अन मिलेगा, या न या ना। जैसे अहित, हित नहीं। वैसे ये हिंदी के नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ये संस्कृत के समास हैं। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में इनको नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया। करण तत्पुरुष ये हम कर चुके हैं, तत्पुरुष के हम सारे ही भेद कर चुके हैं। और अब आता है हमारे पास ये उपपद तत्पुरुष। ये मैंने कहा था न तत्पुरुष, अलोक न, ये वाला न लिख रखा था ना, न, एक न और एक अलूक। ठीक है, और एक उपपद। तीसरा कौन सा है, उपपद। ये तत्पुरुष के और तीन भेद दे रखे हैं, लेकिन ये हमारी हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत के हैं तीनों। और उसके तो तत्पुरुष के तो वही 6 है जो कारक की विभक्ति चिन्ह वाले हैं। लेकिन एक बार एस्टेट में पूछ लेते हैं तो आप एक नंबर के लिए लड़ तो नहीं सकते कि ये संस्कृत के क्यों दे दिए। लेकिन इनके आप एग्जाम्पल जरूर देख सकते हो यहाँ से, ये इनके एग्जाम्पल है। पेपर में बहुत कई बार एस्टेट में पूछा है। जैसे अंबुज पूछ लिया, अंबु में जन्म लेने वाला। आत्मज, आत्मा से जन्म लेने वाला। इसमें कहा क्या गया ये बताती हूँ मैं आपको। इसकी सरल पहचान ये है कि इसका दूसरा पद कोई प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय। उपसर्ग होते हैं ना, वैसे इसका प्रत्यय होता है। जैसे आत्मज है तो आत्म, आत्म, आत्मा, आत्मा में क्या इसमें लगा दिया, ये जय, जय प्रत्यय लगाया हुआ है। इसमें तनु में भी जय प्रत्यय है, स्वेद में भी जय प्रत्यय है। तो इसमें पीछे क्या मिलेगा, प्रत्यय मिलेगा, और आप आसानी से इनको कर दोगे। ये एक पेपर में जरूर कई अक्सर पूछते हैं पेपर, मैंने देखा एक दो पेपरों में। तो तत्पुरुष के मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब जल्दी से हम एक बार कर्मधारय को देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। मैंने क्या बताया आपको कि वैसे तत्पुरुष समास हमने पढ़ लिया, तत्पुरुष हमने पूरा पढ़ लिया है। और तत्पुरुष समास में मैंने क्या बताया था,
तत्पुरुष समास में क्या बताया था? रसोई के लिए घर, रसोई घर लिखा मैंने, नहीं ये नहीं, हमने अव्ययभाव समास पढ़ा। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? अव्ययभाव समास पढ़ा। उसके बाद हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, और तत्पुरुष समास में उसमें पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था, और तत्पुरुष समास के जो कारक के आधार पर जो 6 भेद थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। और जो 3 भेद है उलूक, ये कौन सा, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, अभी मैंने आपको यहाँ पीछे बताए थे, इसी में मैं बता देती हूँ। नए तत्पुरुष, उपपद और उलोक वाला, ये नए तत्पुरुष, ये रहा नए तत्पुरुष, ये रहे, ये सारे मैं आपको अभी बता चुकी हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। और अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा कर्मधारय तत्पुरुष। कौन सा पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। सॉरी, मैं तत्पुरुष बोल गई थी। कर्मधारय। अब कर्मधारय की विशेषताएं आप देखते जाइए। इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है? दूसरा पद प्रदान होता है। अब पूर्व पद भी कह दे, उत्तर पद कह दे, कभी पहला पद कह दे, कभी दूसरा पद कह दे, तो ये समस्त पद है। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ये समस्त पद है। इसका जो पहला पद होता है वो हमारा पूर्व पद कहलाता है, और जो पीछे वाला होता है वो उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद को हम पहला पद भी कह सकते हैं, और उत्तर पद को हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये किसका, तत्पुरुष का ये एक भेद बताया था। तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, तो कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रदान होगा ही होगा। अब इसकी देख लेते हैं क्या परिभाषा है। इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें न कोई एक विशेषण, उपमान, रूपक का सूचक होता है। उपमान या रूपक का सूचक होता है। इस समास की संरचना के विविध रूप इस प्रकार से हैं, देख लेते हैं। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। कृष्ण, देखो अब प्रधानता की दृष्टि से देखो विग्रह किया, जब कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, तो बैठा कौन रहा? सर्प बैठा रहा। जब विग्रह किया तो मैंने कृष्ण पहले मुंह से बोला, और बैठा कौन रहा? सर्प, तो दूसरा पद क्या हुआ? इसमें प्रधान हुआ। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, तो है जो, एक तो ये आएगा इसमें है जो, इसका आपको याद रखना है। दूसरा है जो, इस तरीके से विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? है जो। नील कमल, नीला है जो कमल, मतलब विशेषता बता रहे हैं कि कमल, एक मैंने क्या बताया आपको कि इसमें विशेषण मिलेगा, उपमेय और उपमान वाली बात मिलेगी, या फिर आपको विशेषण मिलेगा। जैसे कमल है, कमल की क्या विशेषता बता रखी है? नीला है। पक्ष है, कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। और अंबुज है, कैसा अंबुज है? नीला। सिताब्ज, सित है जो अब्ज, अब्ज किसका पर्याय है? ये कमल का। मंद भागे, भागे कैसा है? मंदा मंदा। अग्नि कैसी है? मंद। गति कैसी है? मंद। मंद कैसी है? बुद्धि। यहाँ बुद्धि की विशेषता, यहाँ गति की, यहाँ पर अग्नि की, यहाँ भागे की, यहाँ अंबुज की, यहाँ कमल की, और यहाँ पक्ष की, ये क्या बता रखी हैं? आपको विशेषता बता रखी हैं। अब इसका एक और देख लेते हैं हम। दही बड़ा, जैसे इस तरीके के भी आ जाते हैं। लाल सुर्ख, अत्यंत लाल, लाल सुर्ख का मतलब क्या होगा? अत्यंत लाल। तो भाई लाल की विशेषता बता रखी है कि नहीं, लाल सुर्ख मतलब अत्यंत लाल, ये इसकी विशेषता है। काला कट, बिल्कुल काला। दही बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा, वो बड़ा जो दही में डूबा है, ये बहुत आता है पेपर में। कल्प वृक्ष, कल्प है जो वृक्ष, कल्प मतलब जो हमारी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करने वाला वृक्ष, उस वृक्ष की विशेषता बता रखी है। ठीक है, तो ये इस पीला जर्द, एकदम पीला, तो अत्यंत पीला कह सकते हैं। स्त्री रतन, स्त्री रतन, स्त्री रूपी रतन, एक तो इसमें क्या आ जाएगा? जो है जो, या रूपी, स्त्री रूपी रतन, रूपी, ये वाले इसकी दो पहचान है। विग्रह करोगे तो यही आएंगे इसमें। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको पेपर में सीधा विग्रह करना है। अगर आप पद के दृष्टिकोण से देखने तो पद की दृष्टिकोण से पहचानिए सीधा, और ये मैं बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद आते हैं हमारा, देखो ये यहाँ भी हैं, ये रे,
अगला है हमारा द्विगु समास। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? अभी हमने पढ़े सबसे पहले अविभाव समास पढ़ा, फिर तत्पुरुष समास पढ़ा, फिर कर्मधारय समास पढ़ा, और अब चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा द्विगु समास, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आता है और इजी है समझना, ये अक्सर सबको आता है। इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, द्वितीय पद की प्रधानता होती है। द्वितीय पद किस तरीके से प्रधान है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, समस्त पद का विग्रह करके देख लेंगे कि कौन सा प्रधान है, कौन सा बैठा हुआ है। ठीक है, इसके विग्रह में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है। अब आपको ध्यान रहे कि आप देखो, कई लोग ऐसे कहते हैं कि पहला पद संख्यावाचक। अब मैं यहाँ पर देखना, बहुत ही अच्छी बात बताई है, 1 से 9 व पूर्णांक संख्यावाची, पूर्णांक संख्यावाची जो पूरे हैं, कौन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके के संख्याओं के अलावा ये तो होंगे, तो सारा आपका क्या है, द्विगु समास है। और इसके अलावा कोई भी संख्या आ गई तो वो किसके अंदर चली जाती है, द्वंद्व के अंदर चली जाती है। अब जैसे कोई 55 है, आपको पेपर में आ गया 55 आ गया, तो 55 में कौन सा समास है, बच्चे सीधा सा करेंगे कि भाई संख्यावाचक है, और कौन सा समास कर देंगे इसमें, द्विगु समास। लेकिन अभी बताया आपको द्विगु समास कहाँ तक करना है, जब शुरू में संख्या 1 से 9 हो और कोई ये पूर्णांक हो, तो ही आपको द्विगु समास करना है। अगर 55 आता है तो इसका क्या होगा, विग्रह 5 और 50, और बीच में आ गया तो ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। ठीक है, अब द्विगु के उदाहरण देख लो। 2 गौओं का समूह, मैंने कहा ना 1 से 9 तक संख्या मिलेगी। 2 वेदों का समूह, 3 वेदों का समूह, त्रिवेदी। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये देख लीजिएगा, पंचभद्रा, 5 भद्र के समूह वाले, पंचरत्न, 5 रत्नों वाला समास, षट, मैं आपको ये बता रही हूँ संख्याएं देखना, षट, ये छंगा, 6 उंगलियों के समूह वाले, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों के समूह वाला, सप्त सिंधु, 7 सिंधु के समूह वाला, मतलब समूह मिलेगा इसमें। अष्टाहन, 8 अहनों के समूह वाला, सप्ताहन, 7 अहनों के समूह वाला, नवाहन, 9 अहनों के समूह वाला, सतलड़ा, 7 लड़ों के समूह वाला। ठीक है, तो ये सारे किसके उदाहरण थे, आपके द्विगु के, और 9 तक की ही इसमें संख्या है। अब पेपर में आ जाए अठखेली, 8 खेलों के समूह वाली अठखेली। ठीक है, तो ये था द्विगु, जो कि सबसे आसान था, लेकिन 1 से 9 तक की संख्या, और ये सारे भी उसी के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ लेते हैं द्वंद्व। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखो, मैंने आपको तत्पुरुष समास बता दिया, अविभाव समास बता दिया, कर्मधारय समास बता दिया, और द्विगु समास बता दिया। अब कौन सा आता है, द्वंद्व समास, और एक हमारा लास्ट में बचता है बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास देखिए, इस समास में अर्थ की दृष्टि से दोनों पद प्रधान होंगे। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे। बीच के दोनों पदों के बीच का योजक चिन्ह अथवा वैकल्पिक चिन्ह मिलेगा। वैकल्पिक मतलब कौन सा होता है, या तो ये या ये। इसका विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य और या एवं शब्द लगाना पड़ता है। या तो भाई ये योजक मिलेगा, ठीक है, दोनों पद इसमें प्रधान होंगे, और क्या मिलेगा बीच में, और मिलेगा, एवं मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल। इसे कह देते हैं इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या आता है, आपका और आ जाता है या अथवा आ जाता है। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। इसमें मतलब भाई बहन आपके पेपर में आ गया तो आपको तो सीधा ही पता है कि इसके बीच में योजक चिन्ह आ गया, देखते ही तो आप ये समझ जाओगे कि ये है। उसके बाद आप क्या कर लो, इसका विग्रह कर लो। अगर विग्रह करने पर या अथवा, पेपर में वैसे इसके इस तरीके के टाइप कम ही पूछे जाते हैं, सीधा ही पूछा जाता है कि द्वंद्व समास है या क्या है। तो या अथवा और, ये आपको क्या मिलेंगे, विभक्ति चिन्ह मिलेंगे। तो इन सभी एग्जाम्पलों में आप देखिए, हर्षोल्लास, हर्ष और उल्लास, स्वाच्छोश्वास, श्वास और उच्छ्वास, दीवारात्र, दीवा
मतलब दिन और रात्रि, ये याद रखना आप। अहनिर्स अहन और निशा, अहोरात्र अहन और रात्रि, निशा भी रात्रि होती है, ये भी रात्रि होती है। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण थे सारे? पाप पुण्य, पाप और पुण्य, निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति, मतलब दोनों ही कर दी इसने। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है? या तो ये या ये। देखना, थोड़ा बहुत, थोड़ा अथवा बहुत, न्यूनाधिक, ये देख लेना, ऐसे अक्षरों में पजल हो जाते हैं। इसका ये दो अक्षरों से मिलके बन रहा है, न्यून और अधिक को इकट्ठा कर दिया, न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक। तो अथवा आ रहा है तो कौन सा समास है? वैकल्पिक, मतलब ये आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? वैकल्पिक। द्वंद्व का भी कौन सा प्रकार है? वैकल्पिक। विकल्प है मतलब ऊंच नीच, ऊंच अथवा नीच। ठीक है, और वो इतरेतर था। और समाहार में क्या होगा कि जैसे सारी चीजें समाहित हो जाती है भाई, चाय वाय, चाय वाय मतलब चाय वाय पिया, चाय पी, पानी पिए या दूध पिया, मतलब सब कुछ उसमें समाहार हो गया। बाल बच्चे, बाल और बच्चे, ठीक है, छोटे बड़े इसमें सभी आ गए। तो ये समाहार द्वंद्व था। इसमें द्वंद्व का आपको यही ध्यान रखना है, या तो विभक्ति चिन्ह या मिलेगा, या आपको अथवा मिलेगा, या आपको और मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा? योजक चिन्ह मिलेगा। तो ये क्या होगा? हमारा द्वंद्व समास। अब कौन सा रह गया? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में मैंने बताया कि आप समस्त पद का जब विग्रह करोगे तो दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद आपको क्या मिलेगा? कोई तीसरा पद आपको क्या मिलेगा? प्रधान मिलेगा। और शुरू में ही बता दिया था ये मैंने आपको। इस समास में दोनों पदों से किसी तीसरे पद के अर्थ की ओर संकेत होता है। इसका अन्य पद प्रधान होता है, जिसका इसे विग्रह करते समय तीसरे पद की सूचना के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। वह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पद विशिष्ट नाम का सूचक हो तो उल्लेख किया जा सकता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका अर्थात शिव। तीसरे देखो, नील और कंठ, किसको उठाया मैंने? विग्रह कीजिए इसका, नीला है जो कंठ, तो प्रधान कौन सा हुआ? उत्तर पद। तो इसकी जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वह हमारा क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। और नीला है जो कंठ, ठीक है, शिव, किसी तीसरे की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ये इसके सारे क्या है? इसके क्या हैं? उदाहरण है। अजान बाहु, जानो तक बाहु, बाहुए जिसकी वह, वही कोई भी हो सकता है। टट पूंजिया, टूट गई है पूंजी जिसकी वह, अब वह। ठीक है, वक्र तुंड, वक्र है तुंड, तुंड का मतलब मुख, जिसका, गणेश। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। त्रिलोचन, तीन है जिसके लोचन, वह है शिव। अब एक बात और मैं आपको बता रही थी, ये सारे किसके उदाहरण हैं? आपके जो तीसरा यहाँ पर इस तरीके से नाम आ जाए तो वो सारे आपके बहुब्रीहि समास होंगे। अब यहाँ देखिए, कर्मधारय में कौन सा जाएगा? इस कंठ की क्या बता रखी है? विशेषता बता रखी है। मैंने कहा था ना मैं आगे चल के बताऊंगी आपको कि बहुब्रीहि में जाएगा या। आप देखो, ये नीलकंठ है, ये आपका बहुब्रीहि भी हो सकता है और आपका कर्मधारय भी हो सकता है, क्योंकि अब विशेषता बताएगा ये कंठ की। कंठ कैसा है? नीला, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव करेंगे। इस तरह से अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। या नीला कंठ है जो, अब नीलाकंठ है जो, अब नीलाकंठ किसी का भी हो सकता है, नीलाकंठ है जो, इस तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा। जैसे और आपको उदाहरण बताती हूँ कर्मधारय समास के। उदाहरण देख लेते इसके। जैसे मैंने आपको बताया था मंद गति, तो उदाहरण मैं ये बता रही हूँ कि कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कर्मधारय में जाएगा या बहुब्रीहि में जाएगा। तो बहुब्रीहि में तो वो जाएगा जिसका इस तरह से बोलेंगे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात आ जाए। अर्थात मतलब कोई और हो, वो शिव है भगवान जैसे। अब लिखेंगे हम पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। अब देखो एक और इसका अच्छा उदाहरण है पीताम्बर,
पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? दोनों हो सकते हैं। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। अगर अर्थात लगा के विष्णु कर देते हैं तो तीसरा पद आ गया हमारे पास, तो ये चला जाएगा बहुब्रीहि के अंदर। और अगर हम कहेंगे पीला है अंबर जिसका, तो वो भाई पीला है जो अंबर, मतलब जो वस्त्र पीला है, तो अब वो कोई भी हो सकता है। तो ये किसमें, यहाँ पर विशेषता बता रहे कि अंबर कैसा है? पीला। पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय के अंदर चला जाएगा। इस तरह से ज्यादातर कई सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुब्रीहि में भी आ जाते हैं और जो कर्मधारय में भी आ जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान उसका विग्रह का रखना है और ऑप्शन पढ़ने हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे हमारे आज के समास। ये मैंने सारे आपके आज पूरे करवा दिए हैं और शायद आपको समझ में भी आ गए होंगे और अच्छे से मैंने बता दिया। 4 या 6 ही प्रकार के समास है। शुरू में मैंने आपको सारे समझाए हैं, आप अच्छे से देख ले, और कहे तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा ही देती हूँ एक बार मोटा। एक बार शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। आपको बताया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के कितने बताए मैंने? 6 उपभेद बताए, और वो किसके 6 उपभेद बताए? उपभेद बताए, और वो किसके आधार पर बताए? 6 कारक के आधार पर, कारक की विभक्ति चिन्ह के आधार पर। आप इसका विग्रह करके देखेंगे। विभक्ति चिन्ह जो आ रहा है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए आ गया तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। राजकुमार कहे राजा का कुमार, तो का आता है संबंध तत्पुरुष में, तो कौन संबंध कारक में आता है? तो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। इस तरह से इसके 6 उपभेद हैं। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया था कि आपको तो या मिलेगा, या अथवा मिलेगा, या और मिलेगा। ये आपको बीच में विभक्ति चिन्ह मिलेंगी, या फिर आपको योजक मिलेगा। ठीक है, या तो समाहार मिलेगा, चाय वाय, या आपको वैकल्पिक मिलेगा, या तो दिन रात गुण, कौन सा था वो? चाय वाय दिन रात, तो दिन या रात, तो वो तो वैकल्पिक हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। या फिर एक है हमारा अव्ययभाव समास। बहुब्रीहि में मैंने आपको बता दिया है, नहीं सॉरी, तत्पुरुष समास में मैंने बताया 6 कारक विभक्ति चिन्ह वाले बता दिए। द्वंद्व समास में आपको या अथवा और या योजक चिन्ह बता दिया। बहुब्रीहि समास में आपको तीसरा ही पद वरदान मिलेगा। अव्ययभाव समास में आपको पहला पद आपको अव्यय मिलेगा, या शुरू में कोई उपसर्ग मिल जाए, इधर कोई शब्द मिल जाएगा, या इधर कोई शब्द मिल जाएगा, इधर उपसर्ग मिल जाएगा, या पुनरावृत्ति होगी। जैसे कि आपको बताया बातों बात, हाथों हाथ, कानों कान, रातों रात, तो इस तरीके से। अब है इस 2 भेद ये और देख लेते हैं। कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होगा आपका? कर्मधारय और बहुब्रीहि में थोड़ा सा एक जैसा है, वो आपके विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात करके शिव लिखेंगे तो वो चला जाएगा आपका बहुब्रीहि के अंदर। और नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो वो कोई भी हो सकता है। इस तरीके से विशेषता बता रखी है कंठ की, नीला है, तो वो कर्मधारय के अंदर चला जाएगा। अब बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास के अंदर क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होती है, और वो संख्या होती है 1 से 9 तक की। और अगर संख्या इसके और होते हैं हमारे 10 20, ये पूर्णांक होते हैं। और अगर संख्या आ जाए 9, 1 से 9 के बाहर, तो आप क्या करेंगे? जैसे 55 आ गया तो इसका विग्रह करेंगे 50 और 5, 50 और 5, तो और आ गया तो ये किसके अंदर चला जाएगा? आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत। तो ये थे आपके आज की हमारी इस वीडियो में समास, जो कि सभी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इसको केवल हिंदी लिटरेचर वाले बच्चे ही ना देखें, कॉमन सेक्शन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इनमें से एक ना एक तो आपको एग्जाम में रखा हुआ ही मिल जाएगा। कई सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं कि किस प्रकार से आपको पूर्व पद उत्तर पद याद रखना है। पहला पद कहे चाहे दूसरा पद कहे, आपको बोल के देख लेना। ये मैंने ट्रिक बता दी कि जो प्रधान है वो बैठा रहेगा, मतलब पहले से जो उच्चारित करेंगे वो प्रधान नहीं होगा। ठीक है,
तो ये मेरी अपनी ट्रिक थी, ये कहीं किताब में नहीं है, कहीं आप सोचो कि उस मैम ने तो ऐसे बताया था। ये मैंने अपना याद करने का तरीका बना रखा है ताकि कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।